जय हिंद दोस्तों। देखिए आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन के गति के नियम। ठीक है, तो आई होप आपको आज का वीडियो बहुत अच्छा लगेगा। अगर अच्छा लगेगा तो शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा न्यूटन का फर्स्ट नियम। ठीक है, ये नियम कहता क्या है, व्हाट इज़ कॉल्ड। देखिए न्यूटन का प्रथम नियम ये कहता है कि इफ़, देखिए हिंदी और इंग्लिश मैंने दोनों में लिख दिया है। इफ़ ए बॉडी इज़ एट रेस्ट और इन मोशन, अगर कोई बॉडी इनिशियली अगर वो रेस्ट में हो या फिर वो किसी भी तरह के मोशन में हो, ठीक, तो वो अपने मोशन या रेस्ट जो भी हो वो इनिशियल पोजीशन को कंटेन करना चाहता है, इनिशियल पोजीशन में ही वो रहना चाहता है अनटिल, जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स वर्क न करे, जब तक उस पर कोई अनटिल उस पर कोई एक्सटर्नल और अनबैलेंस्ड मतलब कि असंतुलित बल कार्य न करे। देखिए यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल भी दे दिया है, एग्जाम्पल के तौर पे बढ़िया से समझ में आ जाएगा। जैसे मान लो कि यहाँ पे एक वॉल है, यहाँ पे आपको एक वॉल दिखाई दे रहा होगा, पत्थर है बड़ा सा, और इस पर दोनों तरफ से एक आदमी इधर से फोर्स लगा रहा है और एक आदमी इधर से फोर्स लगा रहा है। एक दूसरे के फोर्स को ये कैंसिल कर दे रहा है, ये इसके फोर्स को कैंसिल कर दे रहा है, और ये जो फोर्स है लग ही नहीं पा रहा है। ये एक संतुलित बल लग रहा है। कैसा फोर्स, इसको इंग्लिश में बोलते हैं बैलेंस्ड फोर्स। यहाँ पे जो आदमी फोर्स लगा रहा है एक ऐसा फोर्स है, बैलेंस्ड फोर्स है, संतुलित बल है। इसीलिए ये ऑब्जेक्ट जो है वो मूव नहीं कर पा रहा है, चल नहीं पा रहा है। ठीक, अभी भी ये इनिशियल स्टेज में रेस्ट में है, तो रेस्ट में ही है। लेकिन अगर यहाँ पे सेकंड एग्जांपल में देखें तो दोनों इस बार एक डायरेक्शन में इधर फोर्स लगा रहे हैं और ये जो हुआ असंतुलित बल हुआ। ठीक है, असंतुलित बल इट मीन्स ये एक सिंगल डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं और ये ऑब्जेक्ट अब इस तरफ, ये वस्तु जो है इस तरफ मूव कर जाएगा। तो यही आपका न्यूटन का फर्स्ट लॉ है। ठीक है, इससे रिलेटेड थिंग एक चीज़ आप पढ़े होंगे, इनर्शिया। इनर्शिया इट मीन्स जड़त्व। ठीक है, न्यूटन के लॉ से ही निकला हुआ है, न्यूटन के गति के नियम से ही जड़त्व निकला है, इनर्शिया। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। एक और एग्जांपल यहाँ पे देख लीजिए, ये बॉल जो है फुटबॉल का बॉल, ये जो है रेस्ट में है और वो रेस्ट में ही रहेगा अनटिल इस पर कोई फुटबॉल का खिलाड़ी इस पर किक ना करे। ठीक है, जब तक इस पर किक ना किया जाए ये रेस्ट में ही रहेगा। जब ये किक करेगा तो ये बॉल उड़ के जाएगा और ये गोल। ठीक है, तो ये भी एक एग्जाम्पल हुआ न्यूटन का लॉ का। ठीक, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे। ये जो डेफिनेशन है न्यूटन के फर्स्ट लॉ का, ये आपका बेसिक डेफिनेशन है जो आप 9th क्लास में पढ़े होंगे। लेकिन अब जो है क्वेश्चन थोड़ा सा एडवांस से आता है, तो एडवांस की तरफ थोड़ा सा चलते हैं आगे। देखिए आजकल जो न्यूटन का लॉ है वो एज ए डिस्क्राइब नहीं किया जाता है। न्यूटन का लॉ जो है एज ए डिस्क्राइब किया जाता है। मान लेते हैं कि ये कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ठीक, इस पर फोर्स, नेट फोर्स इट मीन्स कोई भी फोर्स, जो टोटल फोर्स बोल सकते हैं आप, नेट फोर्स को आप टोटल फोर्स बोल सकते हैं। जब तक नेट फोर्स इस ऑब्जेक्ट पे जीरो लग रहा है, जब तक नेट फोर्स इस पे जीरो, फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, द्रव्यमान इंटू त्वरण। अगर ये जीरो है तो उस ऑब्जेक्ट का त्वरण भी जीरो होगा। यही आपका न्यूटन का प्रथम नियम कहता है कि जब तक ऑब्जेक्ट का पर कोई बल न लगेगा उसका त्वरण जीरो होगा। अच्छा, त्वरण जीरो होने का मतलब, एक्सेलरेशन जीरो होने का मतलब क्या होता है? या तो वो ऑब्जेक्ट कैसा होगा, रेस्ट में होगा यानी कि विराम में होगा, या तो वो मोशन में भी हो सकता है यानी वो गति में भी हो सकता है। एक बार मैंने मोशन के क्लास में बताया था कि अगर ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन यानी त्वरण जीरो भी हो तब भी वो मोशन करता है, और वो कैसा मोशन होता है, कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मोशन करता है, एक समान वेग के साथ मूव करता है, एक समान वेग के साथ चलता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म मोशन। अगर याद नहीं हो तो मैं याद दिला दूं कि उसको यूनिफॉर्म मोशन बोला जाता है। हिंदी में एक समान गति बोलते हैं इसको, हिंदी में एक समान गति। तो या तो ऑब्जेक्ट एक समान गति करते हुए रहेगा या तो वो रेस्ट में होगा।
अनटिल, जब तक उस पर कोई बल न लगे। मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट पे बल नहीं लग रहा है, किसी ऑब्जेक्ट का जो बल है वो जीरो है, अगर इस वस्तु पे मैं बल नहीं लगाता हूँ, फोर्स नहीं लगाता हूँ, तो या तो वो विराम में होगा या तो वो गति कर ही रहा होगा, यानी उसका इनिशियल स्टेट या तो वो रेस्ट में होगा या तो वो मोशन में होगा। और किस तरह का मोशन में होना चाहिए? एक समान गति यानी यूनिफॉर्म मोशन में होना चाहिए। ठीक है, यहाँ तक आई थिंक क्लियर होगा। यही था आपका न्यूटन का फर्स्ट नियम। ठीक है, और न्यूटन के फर्स्ट नियम से ही आया हुआ है जड़त्व का नियम, जो आगे पढ़ेंगे। लॉ ऑफ इनर्शिया होता क्या है, तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं जड़त्व का नियम। तो ये रहा आपका जड़त्व, यहाँ पे मैंने स्लाइड ऐड किया है, ये देखिए, ये है आपका जड़त्व यानी इनर्शिया। हिंदी में अगर बोले तो यह किसी वस्तु का वह आंतरिक विशेषता, ये जो होता है वस्तु का आंतरिक विशेषता होता है, ये वस्तु के अंदर ही निहित होता है, अंतर्निहित होता है। यानी कोई भी ऑब्जेक्ट होगा उसमें ये निहित ही रहता है। किसी भी ऑब्जेक्ट में इनर्शिया होता है यानी जड़त्व होता है, जो उसके प्रारंभिक स्थिति को परिवर्तित होने से रोकता है। यानी कि या तो वो प्रारंभिक में रेस्ट में हो या फिर वो प्रारंभिक में किसी भी तरह के मोशन में हो, वो उसी में उसको रहने देना चाहता है। ठीक है, यानी कि अगर रेस्ट से मोशन में जा रहा है तो उसको चेंज होने से रोकता है, या फिर वो मोशन से रेस्ट में जा रहा है तो वो उसको होने से रोकता है। या तो कोई ऑब्जेक्ट विराम से गति में जा सकता है या तो गति से विराम, दो ही चीज़ तो हो सकता है। या तो कोई ऑब्जेक्ट चल सकता है या तो नहीं चल सकता है, रुका हुआ हो सकता है। तो ये क्या करता है कि स्टेट यानी कि आपके अवस्था परिवर्तन का विरोध करता है। अगर वो विराम में है तो उसको विराम में ही रखना चाहता है, और वो गति में है तो उसको गति में ही रखने देना चाहता है। और यही अभी मैंने पढ़ाया न्यूटन का फर्स्ट नियम, कि अगर कोई वस्तु जो होगा वो प्रारंभिक अवस्था में ही रहना चाहता है, जस्ट सेम है। अच्छा, इनर्शिया जो होता है वो किसी भी ऑब्जेक्ट के मास पे डिपेंड करता है। मास इट मीन्स द्रव्यमान पे, यानी कि जितना भी बॉडी होगा अगर उसके पास कुछ न कुछ द्रव्यमान होगा, उसके पास कुछ न कुछ मास होगा, तो उसका ज़रूरी है कि उस पर जड़त्व लगेगा ही लगेगा। और ऑब्जेक्ट, कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट नहीं है जिसका द्रव्यमान ना हो। एवरी ऑब्जेक्ट हैव सम मास। वस्तु, दुनिया में जितने भी वस्तु हैं सबका कुछ न कुछ द्रव्यमान होता है, एक्सेप्ट प्रकाश का कण। प्रकाश का कण को क्या बोलते हैं? प्रकाश के कण को हम लोग बोलते हैं फोटोन। प्रकाश का कण क्या होता है? इसको बोला जाता है फोटोन। और फोटोन का मास हम लोग 0 पर हैं। ठीक है, कौन सा मास? रेस्ट मास। आप लोग याद रखिएगा, रेस्ट मास ऑफ फोटोन कितना होता है? रेस्ट मास ऑफ फोटोन इज इक्वल टू 0। ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा, रेस्ट मास ऑफ फोटोन 0 होता है। यानी फोटोन के मास को छोड़कर जितना भी वस्तु होता है उसका कुछ न कुछ द्रव्यमान होता है, और जितना ज़्यादा द्रव्यमान होगा उतना ज़्यादा इनर्शिया होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मान लो कि एक आदमी है जिसका द्रव्यमान जो है वो 50 kg है। 50 kg का एक आदमी है, और एक आदमी जो है वो 60 kg का है। कितना kg का? 60 kg का। तो अगर दोनों दौड़ते हुए रेस लगाता है तो कौन जल्दी रुक जाएगा? 50 kg वाला आदमी जल्दी रुकेगा, और 60 kg वाला आदमी थोड़ा दूर तक ज़्यादा दौड़ता रह जाएगा। ठीक है, तो ये है आपका इनर्शिया। आगे बढ़ते हैं। इनर्शिया के 3 टाइप होते हैं। ये इतना तक आपका हुआ इनर्शिया, और इनर्शिया को 3 भाग में बांट दिया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कौन से टाइप है। फर्स्ट टाइप है इनर्शिया ऑफ रेस्ट, जिसको बोलते हैं इनर्शिया ऑफ रेस्ट, जिसको हिंदी में बोला जाता है विराम का जड़त्व। क्या बोलते हैं इसको? विराम का जड़त्व। विराम का जड़त्व। ठीक है। सेकंड है इनर्शिया ऑफ मोशन। ये सब आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा, या फिर कोई 11th क्लास में पढ़ रहे होंगे तो पढ़ चुके होंगे। इनर्शिया ऑफ मोशन
जिसको बोलते हैं गति का जड़त्व, इसको बोलते हैं गति का जड़त्व, गति का जड़त्व। और थर्ड थिंग है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। ये किसी ने शायद नहीं पढ़ा होगा, बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट होते हैं कोचिंग के तो वो पढ़ाते हैं, बाकी अब पता नहीं आप कहाँ पढ़ रहे हैं। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, ठीक है, इसको बोलते हैं दिशा का जड़त्व। आप लोगों ने फील भी किया होगा इसको, दिशा का जड़त्व। ठीक, होता क्या है बारी बारी से एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक, देखिए इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर वो रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहना चाहता है, इसी को बोलते हैं इनर्शिया ऑफ रेस्ट। जैसे कि अभी हमने पढ़ा क्या कि न्यूटन फर्स्ट लॉ में क्या पढ़ा, न्यूटन के फर्स्ट लॉ में पढ़ा कि या तो ऑब्जेक्ट रेस्ट में होगा या तो वो मोशन में होगा। दोनों में हम लोग पढ़ें कि ये फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन ही पढ़ा जाएगा, लेकिन इनर्शिया में ये दोनों अलग अलग कर दिया गया। या तो वो रेस्ट में होगा तो रेस्ट ऑफ इनर्शिया ऑफ रेस्ट हो जाएगा, विराम का जड़त्व। अगर ऑब्जेक्ट गति में मूव कर रहा होगा तो उसको बोलेंगे गति का जड़त्व। ठीक है, न्यूटन के फर्स्ट नियम में दोनों को मिला दिया गया और जड़त्व में इसको अलग अलग कर दिया गया, बस यही चीज़ है और कुछ नहीं। अच्छा, जड़त्व की खोज किसने की थी? जड़त्व की खोज डिस्कवरी किसने की थी? डिस्कवरी किसने की थी? गैलीलियो गैलीली ने। याद रखिएगा इसको, डिस्कवरी किसने की थी? गैलीलियो गैलीली ने। ठीक, ये सब नोट पॉइंट आप बना लें। अगर आपके पास आप कॉपी में नोट करते हैं तो वेरी गुड, वेल एंड गुड, बहुत अच्छा है। अगर नहीं करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, हालांकि पेड कोर्स वगैरह में यही सब चीज़ पढ़ा जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप मैं पेड कोर्स में क्या पढ़ाऊँगा, यही सब चीज़ पढ़ाऊँगा। ठीक है, तो मेरे पास थोड़ी कहीं से अलग से सिलेबस थोड़ी आ जाएगा, जो रहेगा वही पढ़ाऊँगा। ठीक है, इसीलिए आप लोग इसी से बढ़िया से पढ़े, ज़्यादा बेटर रहेगा। आगे बढ़ते हैं इनर्शिया ऑफ रेस्ट की तरफ। चलिए, तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट ये रहा आपके सामने डेफिनेशन। इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या होता है? यह वस्तु का वह गुण है, क्या है? किसी वस्तु का वह गुण है जो वस्तु को विराम से गति में जाने से रोकता है। यानी कि अगर कोई, मैंने पहले भी बताया कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में होगा तो उसको रेस्ट में ही रखने देना चाहता है, इसीलिए इसको विराम का जड़त्व बोलते हैं, इनर्शिया ऑफ रेस्ट कहा जाता है। ठीक है, वो इसको गति में ले जाने देना नहीं चाहता है। ठीक है, इंग्लिश में इट इज़ एबिलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। ये किसी वस्तु का वो गुण है जो उसको रेस्ट में ही रखने देना चाहता है, उसको मोशन में लाने नहीं चाहता है। जैसे एग्जांपल देखो, मैंने यहाँ पे एग्जांपल ऐड कर दिया है। व्हेन वी शेक मैंगो ट्री, जब भी हम मैंगो ट्री को हिलाते हैं तो देखो मैंगो ट्री जो होता है उसमें जो भी फल लगा हुआ रहता है दोनों रेस्ट में। जैसे मैंने यहाँ पे पेड़ बनाया और यहाँ पे मैंने एक आम लगा दिया। ठीक, दोनों अभी रेस्ट में है। ठीक, यहाँ पे एक और आम लगा दिया, ये दोनों जो है अभी रेस्ट में। और जैसे ही हम पेड़ को ऐसे हिलाएंगे तो पेड़ तो मोशन में आ जाएगा, लेकिन आम अभी भी रेस्ट में है और रेस्ट और मोशन के चलते इसका जो ये टहनी होता है ये ब्रेक हो जाता है और आम जो होता है वो नीचे गिर जाता है। तो ये इनर्शिया ऑफ रेस्ट यानी कि विराम के जड़त्व का एक एग्जाम्पल है। फॉर एग्जाम्पल और ज़रा एक दो एग्जाम्पल देखिए। ये देखिए, ये आ गया मनी का पेड़, मनी पैसा। ठीक है, पैसा बोलता है सब, विटामिन एम। ठीक, ये देखिए पूरा मनी का पेड़ है और ये बंदा पैसा कमाना, मतलब बैठा हुआ होगा फालतू आदमी, बिना कमाए पैसा चाहता होगा। पेड़ जो था वो पूरा रेस्ट में था और इसके साथ पूरा पैसा जो है वो सारा रेस्ट में था। ये आया, इसको फोर्स किया, हिलाया, जैसे ही हिलाया पेड़ तो हिलने लगा और ये जो जितना भी मनी है वो सब रेस्ट में रह गया। तो ये इससे डिसअटैच हो गया, टूट गया, गिर गया, गिरने लगा। अभी लूटेगा, खूब लूटेगा, खूब लूटेगा और फिर मज़ा में लाइफ। और क्या, आगे देखिए एक और एग्जांपल है। ये कैरम बोर्ड का एग्जांपल है। कैरम बोर्ड तो आप लोग सब खेले ही होंगे, डिजिटली नहीं, मोबाइल पे नहीं। अगर आप मोबाइल पे नहीं खेले होंगे तब आपको पता होगा क्या होता है कि कैरम बोर्ड में सारे गोटीज़ को अगर आप ऐसे रख दीजिएगा, ऐसे एक लाइन में, और जब इसको स्ट्राइकर से हिट कीजिएगा तो सिर्फ नीचे वाला गोटी निकलेगा और बाकी सारा गोटी वहीं के वहीं खड़ी रहता है। ठीक है, तो ऐसा इसलिए होता है क्या
कि पूरा का पूरा रेस्ट में है, पूरा का पूरा रेस्ट में। जैसे ही हम स्ट्राइकर से हिट किए तो नीचे वाला सिर्फ मोशन में आके निकल गया, बाकी सारा अभी भी रेस्ट में ही है। तो ये भी इनर्शिया ऑफ रेस्ट के कारण ही सारा का सारा गोटी रेस्ट में रह जाता है, सिर्फ लास्ट वाला मूव करके निकल जाता है। एक और एग्जांपल देखिए तो आपको दिखाई देगा यहाँ पे ये चीज़ इनर्शिया ऑफ रेस्ट, ग्लास वाला। ये ग्लास पे मैंने एक कार्डबोर्ड रख दिया और कार्डबोर्ड के ऊपर मैंने एक सिक्का रख दिया और दोनों अभी रेस्ट में है। अब मेरे को चुल क्या मच रहा है कि मैं इस कार्डबोर्ड को धक्का दूं ज़ोर से। तो जैसे ही मैं इस कार्डबोर्ड को कस के झटका दूंगा तो कार्डबोर्ड तो मोशन में आ गया, कार्डबोर्ड गति कर गया और ये जो सिक्का है ये विराम में ही रह गया। तो इसके नीचे कोई ज़मीन रहा नहीं और ये सिक्का नीचे गिर गया और कार्डबोर्ड उड़ के निकल गया। तो ये तीनों इनर्शिया ऑफ रेस्ट के एग्जाम्पल्स हैं। अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो बना लीजिएगा, फ़ोटो तो नहीं बना पाइएगा लेकिन इसको लिख लीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं इनर्शिया ऑफ मोशन की तरफ। चलिए तो आगे देखते हैं इनर्शिया ऑफ मोशन। ये रहा आपके सामने स्लाइड इनर्शिया ऑफ मोशन का। देखिए इनर्शिया ऑफ मोशन क्या होता है, ये भी ऑब्जेक्ट का इनर्शिया जो होता है ऑब्जेक्ट का एबिलिटी होता है। यह वस्तु की विशेषता है। कौन सी विशेषता है? जो वस्तु को गति से विराम में जाने से रोकता है। क्या करता है? वस्तु को गति से विराम में जाने से रोकता है, यानी कि वो गति में ही है तो वो गति में ही रखने की, अर्थात उसे गति में ही रखने की कोशिश करता है, ठीक है। इसी को बोलते हैं इनर्शिया ऑफ मोशन, यानी कि गति का जड़त्व। फॉर एग्जाम्पल जरा आप ध्यान से देखिए, इंग्लिश में देख लीजिए, इट इज़ एन एबिलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। ये वस्तु की कोई एबिलिटी है, किसी भी ऑब्जेक्ट की एबिलिटी है, विच ओपोजेज द चेंज ऑफ पोजिशन फ्रॉम मोशन टू द रेस्ट, यानी कि उस पोजीशन को चेंज होने से रोकता है। यानी कि अगर वो मोशन में है तो मोशन से उसको रेस्ट में जाने से रोकता है, ओपोज करता है, ठीक है। ओपोज इज द चेंज ऑफ पोजीशन, ठीक। फॉर एग्जाम्पल से ज़्यादा बेटर से समझ में आएगा। एक रनर है, रनर धावक, ठीक, मिल्खा सिंह। उसका रनिंग यहाँ से स्टार्ट होता है और 100 मीटर के बाद उसको यहाँ पे स्टॉप करना रहता है, ठीक। लेकिन दौड़ता है वो पूरी शक्ति के साथ और दौड़ते लाइन क्रॉस कर देता है। फिर वो कुछ दूर तक दौड़ते रहता है। क्यों दौड़ता है? यही कारण है इनर्शिया ऑफ मोशन, क्योंकि वो रनिंग कर रहा है। तो रनिंग करते क्या हो जाता है? वो गति में आ जाता है। अब वो चाहता है कि मैं गति में ही रहूं और उसको अचानक रुक भी नहीं सकता। अगर वो अचानक रुका, न्यूटन के लॉ को फॉलो नहीं करेगा तो पक्का वो गिर जाएगा, ठीक है। तो वो अचानक नहीं रुक सकता, इसीलिए वो थोड़ा दूर धीरे अपने पेस को स्लो करता है, यानी कि वो अपने आप को गति में ही रखता है। उसके बाद वो रुक जाता है धीरे। तो इतना दूर तक उसको दौड़ने की कोई ज़रूरत थी नहीं, लेकिन फिर भी वो दौड़ा। इसी को बोलते हैं इनर्शिया ऑफ मोशन, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल देखिए आगे एग्ज़ाम्पल देखें। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा ये बूढ़ा जो साइकिल चला रहा है, इसको पता नहीं कौन सा चुल मच रहा है। देखिए कर रहा है, मेरा मार्कर ख़राब हो गया, ठीक है। पहले मैं इसको रब कर लेता हूँ, उसके बाद आगे बताता हूँ। इसको रब कर लेता हूँ मैं। चलिए तो देखिए यहाँ पे आपको ये आदमी दिखाई दे रहा होगा। ये क्या कर रहा है? साइकिल चला रहा है और इसके एक हाथ में ये एक डंडा लिए हुए है और चलाते ये डंडा जो है वो क्या कर रहा है? ये डंडा जो है अपने साइकिल के रिम में डाल लिया है। पगले ना है, साइकिलवा के रिम में यहाँ पे ये डाल लिया है, देखो। अब उसके बाद क्या हुआ कि साइकिलवा के रिम में डाला, जैसे साइकिलवा का हुआ रुक गया, ये मोशन में था तो ये फेंका गया। अभी देखो घुटना धइल है, ठीक है। तो ऐसा आप लोग नहीं कीजिएगा। साइकिल चला रहा है तो साइकिल चलाएंगे, धीरे ब्रेक लगाएंगे, एक बार रोके की कोशिश कीजिएगा तो धड़ाम से गिर जाइएगा, ऐसे ही बुढ़वा के चलते, ठीक है। तो आप लोग को ऐसा नहीं करना है। आप लोग को न्यूटन के लॉ को बढ़िया से पालन करना है, तभी आप लोग जिंदा रहिएगा, ना तो देख लीजिएगा, ठीक। टक्कर होता है, गाड़ी और साइकिल टकराता है तो इसी चप के चलते एक्सीडेंट होता है। देखिए पगला के डंडा ले लिया, डंडवा साइकिलवा के रिमा में डाल दिया है, साइकिलवा रुक गया तुरंत, आई मोशन में था, फेंका गया, ठीक है। एक और एग्जांपल देखिए आगे यहाँ पे। हाँ, गाड़ी जब भी आप लोग चलाते हैं, आप लोग तो नहीं, अब 18+ थोड़ी होगा,
ठीक है। तो ये आदमी जो है वो गाड़ी चला रहा है, स्पीड में था, यानी मोशन में था, एकदम चल रहा था। जैसे जैसे ये ब्रेक लगाया, इसका नीचे वाला जो पोर्शन है वो गाड़ी के कांटेक्ट में था, ठीक। तो गाड़ी के कांटेक्ट में होने के कारण इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। ऊपर वाला पोर्शन जो इधर वाले दिखाई दे रहा है आपको, ई वाला पोर्शन, ई वाला उतना कांटेक्ट में है नहीं गाड़ी के साथ। तो जैसे जैसे गाड़ी रुका, ई वाला अभी मोशन में है, लेकिन ई वाला जो हो गया वो रेस्ट में आ गया। इसलिए देखना जैसे जैसे ब्रेक लेगा आदमी धीरे धीरे आगे झुकता जाएगा, झुकता जाएगा, ठीक है। तो ये सब क्यों होता है भाई? इनर्शिया ऑफ मोशन के कारण होता है, और ये सब फिजिक्स है, ठीक है। जड़त्व, गति का जड़त्व, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जड़त्व किसका? दिशा का जड़त्व। तो ये रहा आपके सामने दिशा का जड़त्व। होता क्या है दिशा का जड़त्व? ये जो होता है, ये वस्तु का वह विशेषता है जो वस्तु के गति के दिशा को परिवर्तित नहीं होने देता है। यानी कि अगर वस्तु जो है वो इस डायरेक्शन में चल रहा है तो उसी डायरेक्शन में जाने देना चाहता है, इसके डायरेक्शन को इन्हें चेंज नहीं करने देना चाहता है, इधर चेंज नहीं करने देना चाहता है। मतलब वो जिस डायरेक्शन में चल रहा है ये चाहता है कि बस वस्तु वही डायरेक्शन में चलता जाए, चलता जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे ज़रा ध्यान से देखिएगा, एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने दिखा दिया है। ये है रोड, और रोड पे चल रहा है गाड़ी। गाड़ी में बैठे हुए हैं आप, ई है आपका गाड़ी, और गाड़ी में बैठे हुए हैं यहाँ पे आप। होगा क्या? गाड़ी अभी सीधा चल रहा है तो आपका भी डायरेक्शन किधर है? सीधा ही है, गाड़ी के कांटेक्ट में है, दोनों गति में है। गाड़ी जैसी है अपना डायरेक्शन ऐसे चेंज किया है ना। यहाँ पे देखो, यहाँ पे गाड़ी जो है यहाँ से ऐसे डायरेक्शन अपना इधर कर लिया। तो जैसे ही डायरेक्शन चेंज हुआ, आपका नीचे वाला बॉडी कांटेक्ट में था तो नीचे वाला बॉडी का डायरेक्शन इधर चेंज हो गया, लेकिन ऊपर वाला बॉडी खास कांटेक्ट में रहता नहीं, इसीलिए इसको थोड़ा सा टाइम लगता है कि बॉडी जो है, बस जो है वो किस डायरेक्शन में जा रहा है। तो बसवा तो इन्हें घूम गया, तो नीचे वाला बॉडी है तो घूम गया, लेकिन ऊपर वाला बॉडी अभी भी आगे ही चल रहा है। आप क्या कीजिएगा, अब थोड़ा सा बाहर की तरफ लद जाइएगा। जैसे गाड़िया इन्हें घूम जाएगा, जैसे ही इधर गाड़ी घूमेगा आप थोड़ा सा बाहर की तरफ लग जाइएगा। देखो अगर टेम्पू वगैरह में ऐसे लहरिया वहरिया मारता है तो आप भी इन्हें उन्हें होते रहते हैं, ठीक है। तो ये सब जो होता है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन के कारण होता है, जिसको बोलते हैं दिशा का जड़त्व, ठीक है। तो यही था लॉज ऑफ मोशन, न्यूटन का फर्स्ट नियम और इनर्शिया। आई होप आपको बढ़िया से समझ में आया होगा। बढ़िया से समझ में आया होगा तो शेयर कर दीजिएगा, लाइक करना होगा तो करिएगा, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, डिसलाइक को कर सकते हैं, ठीक। आप लोग ऐसी पढ़ाई करते रहिए मन लगा के, और नोट्स बना लीजिएगा। फिर मिलते हैं आगे। जय हिंद।